हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन S2 में। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु को। केमिस्ट्री का हम पोर्शन ले रहे हैं और चैप्टर 10 जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव अणु। तो दोस्तों, जैव अणु चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जैव अणु में जो कोशिकाओं की उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ अणु बनते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल या जैव अणु कहते हैं। मुख्यतः ये सभी यौगिक कार्बनिक होते हैं, और कार्बनिक होते हैं तो ये सजीवों की कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। यानी या तो कोशिकाओं को बनाने का काम करेंगे या कोशिकाओं को बनाने का काम करेंगे या फिर क्या काम करेंगे, ये कोशिकाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके रूप में हमारे शरीर में बनेंगे। तो कोशिका के द्वारा किए गए कार्यों यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अणु बनते हैं ये प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों और पौधों के पास मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा, जो अणु बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव अणु। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक उपापचयी क्रिया होती है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मीन्स जटिल पदार्थों का संश्लेषण, यानी जब दो या दो से अधिक छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाएंगे, यानी एक छोटी चीज़ प्लस एक छोटी चीज़, ये दोनों मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और जब किसी उपापचयी क्रिया में एक जटिल पदार्थ यानी एक बड़ा पदार्थ क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ बनाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचय या कैटाबोलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रियाएं किस किस का सम है? उपचयी क्रिया प्लस अपचयी क्रिया, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इन दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है आपका? उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं जिसे। यह हमारी कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर। अब इनसे कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ऊर्जा के रूप में कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, जिनमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है सबसे पहला? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को 2:1 के अनुपात में आप देख सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल y, यानी जितने आप कार्बन लेंगे और उससे कुछ ज़्यादा या कभी कभी सेम प्रोपोर्शन में आप जल के अणु भी लेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बोला मैंने? वो पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलकर बने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इनका क्या काम है, कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली बनाना, कोशिका का बाहरी कवच होता है, पादपों के कंकाल का निर्माण करना, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा, उन्हें एल्डोज शुगर, और जिनमें कीटोन होगा उन्हें कीटोज शुगर बोलते हैं। कोई दिक्कत? ओके। तो अगर 3 कार्बन की शुगर होगी उससे बोलेंगे एल्डोट्रायोज, 3 कार्बन का कीटोन वाली शुगर होगी उससे बोलेंगे कीटोट्रायोज, 4 कार्बन की टेट्रोज, 5 कार्बन की पेंटोज, 6 कार्बन की हेक्सोज, 7 कार्बन की हेप्टोज। ये हुए आपके एग्जाम्पल्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण हम कई आधारों से कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला आधार है आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी भौतिक गुण के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है शर्करा, दूसरी है अशर्करा। एक है शर्करा, दूसरी है अशर्करा। शर्कराएं क्या होती हैं? शर्कराएं स्वाद में मीठी, जल में विलय और क्रिस्टलीय ठोस होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अशर्कराएं स्वादहीन होती हैं, जल में अविलय अर्थात नहीं घुलती हैं, कोलाइडी विलयन बनाती हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होती हैं। उदाहरण सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, आपका दूसरा आधार होगा वर्गीकरण का रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड का एक टाइप होता है डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। रासायनिक संरचना या जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे डिटेल में। मोनोसेकेराइड किन्हें कहते हैं हम? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में वो शर्कराएं आती हैं, मोनोसेकेराइड में वो शर्कराएं आती हैं जिनका, मोनोसेकेराइड में वो शर्कराएं आएंगी जिनका हम जल अपघटन नहीं करा सकते। जिनका जल अपघटन हम नहीं करा सकते उन्हें हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप क्या ले सकते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड, एरिथ्रोज एक 4 कार्बन की शर्करा है, राइबोस एक 5 कार्बन की शर्करा है, 6 कार्बन की शर्करा आपकी होगी ग्लूकोज। ग्लूकोज को ध्यान से देखेंगे आप तो ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एक एल्डिहाइड समूह और 5 OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 कार्बन और, यानी टोटल 6 कार्बन आपके होंगे। उन 6 कार्बन में से आपके पास 5 OH और एक कार्बन एल्डिहाइड की फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत? ठीक है, 7 कार्बन की शुगर आपकी जो होगी, 7 कार्बन की शुगर आपकी हेप्टोज होगी। हेप्टोज शुगर को आप 7 कार्बन वाली शुगर या 7 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड कहेंगे। फ्रक्टोज में आप देखेंगे कि एक कीटोन समूह होता है और 5 OH समूह, 5 कार्बन, यानी टोटल 6 कार्बन, 6 में से 5 पर OH और एक कार्बन आपका कीटोन समूह बनाएगा, कीटोन समूह। कोई दिक्कत? ठीक है, मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। जिनमें एल्डिहाइड होगा उन्हें एल्डोज बोलेंगे, जिनमें एल्डिहाइड होगा उन्हें एल्डोज बोलेंगे और जिनमें कीटोन होगा उन्हें कीटोज बोलेंगे। कोई दिक्कत? एल्डोज, कीटोज। कोई समस्या? ठीक है, डाइसेकेराइड के वर्गीकरण पे चलते हैं। ये ओलिगोसेकेराइड टाइप के होते हैं, यानी 2 से लेकर 8 कार्बन तक के, 2 से लेकर 8 कार्बन तक के जब आपके मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं, मोनोसेकेराइड जब आपके जुड़ते हैं तो ओलिगोसेकेराइड बनता है। इन्हें जुड़ने के लिए एक बंध की आवश्यकता होती है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से मोनोसेकेराइड, यानी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गिनती में मोनोसेकेराइड्स जुड़ सकते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। इसमें हमें पहला डाइसेकेराइड पढ़ना है, तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल आप देखिएगा। माल्टोज एग्जाम्पल है, माल्टोज किस किस से मिलके बना भाई? माल्टोज मिलके बना है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से। सुक्रोज किससे मिलके बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे मिलके बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इसके बाद आप देखिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का क्या मीनिंग है? पॉलीसेकेराइड मीन्स असंख्य मोनोसेकेराइड, यानी अनगिनत मोनोसेकेराइड। जब बहुत बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड्स ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। इन्हें हम प्राकृतिक बहुलक या जैव बहुलक भी
कहते हैं। इनका कार्य क्या है, या तो ये कलेक्शन का काम करेंगे, ऊर्जा को इकट्ठा करने का काम करेंगे, या संरचना बनाने का कार्य करेंगे। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते, कोई दिक्कत। इन्हें हम अशर्करा भी कहते हैं, कोई दिक्कत है। अब हमें डिटेल से पढ़ना है हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है, एक एल्डोज और एक कीटोज। मैं बता चुका हूँ आपको एल्डोज और कीटोज क्या हैं। अगर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो एल्डोज, और अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटोज। इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है, यानी आपको फ्री स्टेट में भी देखने के लिए मिलेगा और किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके भी मिल सकता है। कोई समस्या? ग्लूकोज के भौतिक गुण। ग्लूकोज के भौतिक गुण क्या है? ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के भौतिक गुण हैं श्वेत रंग का क्रिस्टलीय होता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, अल्कोहल में अल्प विलय लेकिन ईथर में अविलय, यानी ईथर में घुलता ही नहीं है। जल में घुलेगा, अल्कोहल में बहुत कम घुलेगा, ईथर में अविलय। ग्लूकोज बनाने की विधि यानी बनाने का तरीका, नंबर 1 तरीका है आपका सुक्रोज यानी चीनी से। सुक्रोज होता है C12H22O11। जब इसका जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये एक टाइप का डाइसैकेराइड है। ये डाइसैकेराइड आपका टूट के फ्रैक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। 12 कार्बन इधर थे, 6 कार्बन का फ्रैक्टोज यानी जिसमें कीटोन समूह, और 6 कार्बन वाला एल्डोज शुगर जिसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, वो बनते हैं। और कोई तरीका? हाँ, और कोई तरीका बिल्कुल है। दूसरा तरीका है स्टार्च से। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है C6H10O5 का होल एन, ये इसका फॉर्मूला। N मल्टीपल्स ऑफ H2O यानी जल के लेंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये एक बहुलक है यानी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना। जब इसका जल अपघटन हम कराएंगे तो हमें बहुत सारे अणु ग्लूकोज के मिलेंगे, बहुत सारे अणु ग्लूकोज के। तो 2 तरीके हमारे पास आए बनाने के। पहला तरीका सुक्रोज से, पहला तरीका सुक्रोज। दूसरा तरीका हमारा स्टार्च, दूसरा तरीका स्टार्च से मिला हमें। कोई दिक्कत? ठीक है। ग्लूकोज के गुण, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के गुण, ग्लूकोज के गुण से हमारा मतलब है रासायनिक गुण, ठीक है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, पहली बात डेक्सट्रोज कहते हैं। दूसरी बात स्टार्च और सेलुलोज को बनाने का एक घटक है, 2 बात। तीसरी बात इसके अंदर एक एल्डिहाइड समूह 5 OH हैं, 5 OH। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन होते हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर ग्लूकोज यानी C6H12O6 की अभिक्रिया लाल फॉस्फोरस और HI, लाल फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में आप करा देंगे तो लाल फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये बनाता है N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन यानी 6 कार्बन वाला एल्केन बनाता है। इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं। दूसरा इसका गुण है अपचयन। अपचयन क्या होता है अपचयन से? ये आपका ग्लूकोज है, एक एल्डिहाइड समूह 5 OH। जब H2H यानी नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति हम लेते हैं NaBH4 जो एक अपचायक है, इसकी उपस्थिति में ये अपचयित होकर सोर्बिटोल बनाता है। सोर्बिटोल क्या है? एल्डिहाइड समूह का, एल्डिहाइड समूह का किस में चेंज हो जाना? अल्कोहल में चेंज हो जाना। एल्डिहाइड का अपचयन किस में होता है? अल्कोहल में। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? सोर्बिटोल। कोई दिक्कत? दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह बिल्कुल होता है जिसका नाम है एल्डिहाइड। अभी हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि कार्बोनिल समूह होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH, NH2OH अगर इससे कराएंगे तो ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेंगे और ऑक्जिम बनेगा, ग्लूकोज ऑक्जिम, जो हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर
इसी का हमें वेरिफिकेशन करना हो और दूसरी रिएक्शन करानी हो तो हम हाइड्रोजन साइनाइड HCN से अभिक्रिया करा सकते हैं। मतलब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से कराने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी तक मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कैसे सिद्ध करेंगे हम? लाल फास्फोरस और HI से। ग्लूकोज के अपचयन से क्या बनता है? सोर्बिटोल। और तीसरा हमने बताया आपको कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह होता है। कोई दिक्कत? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति यानी ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी 6 कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जिसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन इम्पोर्टेंट है ये भैया, जितनी भी अभी तक मैंने बताई हैं। दूसरा, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH होते हैं? कैसे सिद्ध करेंगे? ग्लूकोज के अणु में 5 OH होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए आपको इसकी अभिक्रिया एसिटिल एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से आप बनाइए एसिटिल क्लोराइड, और जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये वाले 5 OH इधर एसीटेट से पेंटा एसीटेट बना लेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि एक ग्लूकोज में 5 OH होते हैं। कोई दिक्कत? ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों का ही जब ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे आप HNO3 की उपस्थिति में तो बनेगा सैकरिक अम्ल। क्या होता है सैकरिक अम्ल? सैकरिक अम्ल में ये लास्ट वाला यानी छठे कार्बन का OH और पहले कार्बन पर आपका एल्डिहाइड समूह दोनों चेंज हो जाते हैं COOH में, इसका नाम है सैकरिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बनाया था हमने ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन जल की क्रिया से। उसमें क्या हुआ था? केवल फर्स्ट यानी एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण हुआ था COOH में, लेकिन अगर आप HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल से भी सैकरिक अम्ल बनता है और ग्लूकोज से भी सैकरिक अम्ल बनता है। कोई दिक्कत? ये थी आपकी ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद ग्लूकोज की और भी रिएक्शंस हैं, हो सकती हैं, लेकिन हमारे इतने काम की नहीं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। PCl5 से रिएक्शन कराने पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ये अल्कोहल की जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं। फिर भी आप स्पेशल रिएजेंट जैसे फेहलिंग विलयन, अगर ग्लूकोज की फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया कराएंगे तो Cu2O का लाल अवक्षेप मिलेगा, Cu2O का लाल अवक्षेप आपको मिलेगा। टोलन अभिकर्मक से भी इसका ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोनिक अम्ल बनता है जिसमें रजत दर्पण मिलेगा। टोलन अभिकर्मक आप पढ़ चुके होंगे अपना चैप्टर में, 3rd चैप्टर में। निर्जलीकरण काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ग्लूकोज का परीक्षण, आपसे कहा जाए ग्लूकोज का टेस्ट कीजिए, कैसे पता करेंगे कि ये ग्लूकोज है? तो उसके कई सारे तरीके हैं जिसमें से आपको केवल मोलिस परीक्षण पढ़ना है। क्या है मोलिस परीक्षण? जब आप अल्फा नेप्थोल का अल्कोहलिक विलयन, अल्फा नेप्थोल का अल्कोहलिक विलयन लेते हैं और उसे ग्लूकोज में मिलाते हैं तो लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है, लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलिस परीक्षण। जिससे क्या पता चलता है कि ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की वास्तविक संरचना को ज्ञात करना, कैसे पता करेंगे ग्लूकोज की संरचना? पेपर में क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, एक फर्स्ट कार्बन पर आपका एल्डिहाइड है, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड, ध्यान से देखिएगा, और आपका बाद वाले जो ये 5 कार्बन है नीचे वाले, जिनमें से 6th कार्बन पर CH2OH और इधर OH यानी 5 OH हैं, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को सही रूप में 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म, D और L। जब ग्लूकोज से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो जो ग्लूकोज का अणु लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाता है, अपने आप को रोटेट कर लेता है लेफ्ट साइड में, उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी यानी L टाइप,
एल टाइप, और जो राइट साइड में होगा उसे बोलेंगे डी टाइप। डी वाले को पॉजिटिव, एल वाले को नेगेटिव साइन से लिखते हैं। कोई दिक्कत? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, क्या कारण है कि ग्लूकोज चक्रीय संरचना दर्शाता है, या चक्रीय संरचना के लिए आप कौन सी रिएक्शन से स्पष्ट करेंगे? तो इसका कारण सुनिए। एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट और सिफ टेस्ट नहीं देता, और NaHSO3 के साथ यानी योगात्मक अभिक्रिया भी नहीं दिखाता सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता, जो मुक्त CHO की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में CHO तो है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता किसी से। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे समझने के लिए हमें कुछ संरचनाएं समझनी होंगी, जिसे हम ओपन संरचना से ना समझ के बंद संरचना से समझेंगे, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन क्या है? ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटल के रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे एनोमरी कार्बन या चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन कहते हैं। ये जो आपका कार्बन है ये वाला, इस पर जो ये OH है, OH ये बॉन्डिंग करेगा, यानी यहाँ से शुरू करते हैं। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड समूह फर्स्ट, और आपका 5th कार्बन का OH, ये इसका OH, इसका OH यहाँ से ओपन होकर ये H इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, ये H इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा OH। जो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी खाली थी उसे फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज की बनेगी और एक फॉर्म बनेगी आपकी बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड है तो अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा ग्लूकोज। और दिक्कत, इन दोनों संरचनाओं को हम एनोमर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर। अब आप देखिए संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या ग्लूकोपाइरेनोज संरचना बनाने के लिए आ सकती है 1 नंबर की। देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए आपको ये ओपन संरचना पता होनी चाहिए, ये वाली। कौन सी भाई? कोई सी भी देख लो यार, ये वाली देख लो। पहले कार्बन पर H है और OH है। जो लेफ्ट साइड में चीज़ें हैं उन्हें आप ऊपर लिखेंगे, जो राइट साइड में चीज़ें हैं उन्हें आप नीचे लिखेंगे। सेकंड कार्बन पर लेफ्ट में H है तो H ऊपर और OH नीचे। थर्ड कार्बन पर लेफ्ट में OH है, OH ऊपर, ध्यान से देखिए, OH ऊपर H नीचे। फोर्थ कार्बन पर H ऊपर OH नीचे। ये आपका 5th पे हाइड्रोजन और 6th कार्बन से जुड़ा हुआ। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की ग्लूकोपाइरेनोज संरचना ध्यान से देख लीजिए। कोई दिक्कत? बात आई समझ में? चक्रीय संरचना, ठीक है। ये आपका हुआ ग्लूकोज टॉपिक। आपका सेकंड टॉपिक है फ्रक्टोज, यानी कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड का सेकंड टॉपिक है आपका फ्रक्टोज। क्या है जी फ्रक्टोज में? पहले आप पढ़ेंगे बनाने की विधि, कैसे बनाएंगे। पहला सुक्रोज से पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। एक ही याद रखेंगे, इंसुलिन से भी बना सकते हैं। इंसुलिन C6H10O5 का होल एन इंसुलिन की तरह, जैसे उधर स्टार्च से बनाया था, इधर इंसुलिन से बना देंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इतने काम का है भी नहीं, ठीक है भाई। आपको ग्लूकोज पढ़ना था। चक्रीय संरचना इसकी भी बन जाएगी। क्या डिफरेंस है? सेकंड कार्बन पर आपका क्या होगा? कीटोन समूह होगा, कीटोज शुगर है, यानी फ्रक्टोज कीटोज शुगर है। इसका सेकंड कार्बन देख लीजिए और 5th कार्बन, ये मिलके क्या बनाएंगे? एनोमर। एनोमर कार्बन इसका फर्स्ट और 5th है। ये रिंग और चक्रीय संरचना, इसकी भी आप चक्रीय संरचना ध्यान से देख लीजिए। जो चीज़ें लेफ्ट साइड में हैं वो ऊपर जाएंगी, जो चीज़ें राइट साइड में हैं वो नीचे जाएंगी। अल्फा और बीटा दोनों संरचनाएं आपके सामने हैं, देख लीजिए। कोई समस्या? ठीक। डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है? अभी हम सेकंड टॉपिक पर पहुंचे हैं कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट टॉपिक मोनोसैकेराइड और सेकंड टॉपिक है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड जब 2 या 2 से अधिक, डाइसैकेराइड बोले तो दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे को ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर बनते हैं।
डाइसैकेराइड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपचायक डाइसैकेराइड और एक अनअपचायक डाइसैकेराइड। अपचायक वो होते हैं जिनमें किसी एक मोनोसैकेराइड का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता, यानी जिनका अपचयन हो सकता है, जैसे लैक्टोज और माल्टोज, एग्जाम्पल याद रखेंगे। अनअपचायक वो होते हैं इन डाइसैकेराइडों में मोनोसैकेराइड के कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं, मतलब कोई भी फ्री कार्बन नहीं है जिसका अपचयन ना हो सके, यानी इनके पास अनअपचायक के पास उपलब्ध नहीं है कार्बन अपचयन कराने के लिए, और अपचायक में है। तो एग्जाम्पल इसका सुक्रोज, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि सुक्रोज अपचाई शर्करा है या अनअपचाई। बनाने का तरीका क्या है? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, कोई दिक्कत? ग्लूकोज अपचाई शर्करा है या अनअपचाई शर्करा है? बताओ, ग्लूकोज अपचाई शर्करा है या अनअपचाई शर्करा है? सुक्रोज, ग्लूकोज बोल रहे हैं। चलो भाई, जब एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और इधर माइनस डी ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं, यानी एक कार्बन और 4 कार्बन, 1,4 की बॉन्डिंग होगी, 1,4 की बॉन्डिंग। जब इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये देखिए यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, सॉरी, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे? बताओ, क्या बनाएंगे? उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। माल्टोज कैसा है भाई? माल्टोज, इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। स्टार्च का जल अपघटन होकर बनती है माल्टोज। ये स्टार्च है तुम्हारा, ये स्टार्च, और स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे तो माल्टोज बन जाएगा। इसके बाद देख लीजिए भैया, माल्टोज कैसी शर्करा है? अपचाई या अनअपचाई? तो माल्टोज एक अपचायक शर्करा है। फेलिंग विलयन को अपचयित करती है, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्सीजन बनाती है, फेनाइल हाइड्रोजन भी बनाती है। लैक्टोज यानी दुग्ध शर्करा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन दुग्ध शर्करा है? तो लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। कैसे बनती है लैक्टोज? लैक्टोज बनती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? C1 और C4, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, जिससे पहला और चौथा कार्बन इसका अपचयित हो जाता है। इसे अपचाई शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है भाई। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आपके आएंगे स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड का मतलब है, पॉलीसैकेराइड का मतलब है जो बहुत सारी संख्याओं में मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। पहला है स्टार्च। स्टार्च कैसे बनेगा भैया? स्टार्च का सूत्र है आपका C6H10O5 का होल एन। स्टार्च पौधों में संग्रह का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। स्टार्च की 2 यूनिट होती हैं, 2 घटक, एक अल्फा एमाइलोज, एक एमाइलोपैक्टिन। स्टार्च का 15 से 20% भाग एमाइलोज से बनता है। एमाइलोज में अशाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो C1 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती हैं, जबकि एमाइलोपैक्टिन जो जल में अविलय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में डिफरेंस। एमाइलोज 15 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का, और एमाइलोपैक्टिन 80 से 85। एमाइलोपैक्टिन शाखित होता है, एमाइलोज शाखित नहीं होता, यानी अशाखित होता है। एमाइलोज जल में घुलता है, एमाइलोपैक्टिन नहीं घुलता। संरचना आप देख सकते हैं, ये रही आपकी संरचना एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन की, ठीक है। और क्या है आपका पॉलीसैकेराइड में? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है भाई? विशिष्ट रूप से केवल पौधों में पाया जाता है, वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक। क्या कैसे बनता है? बनना जरूरी है। बीटा डी ग्लूकोज से बनी एक श्रृंखला होती है, रिजु रेखे मतलब सीधी लाइन में। बॉन्डिंग कौन सी होती है भैया? C1C4 ग्लूकोज से बनता है। दूसरा आपका तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यकृत, मांसपेशी और मस्तिष्क। प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट को संग्रह इकट्ठा करने का काम करता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। यह जल में विलय और इसका विलयन आयोडीन से अभिक्रिया करके बैंगनी रंग
देता है। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब क्वेश्चन तो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं भैया। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दो प्लीज़, कमेंट कर दो भाई। नेक्स्ट वीडियो तब मिलेगी इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, जब आप कमेंट कर दोगे कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ओके, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, बाय।